हाय चिल्ड्रन, वेलकम बैक। कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन वेल। अभी ये टाइम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अब यहाँ पे कोई भी टाइम पास मत करना प्लीज़। आई होप यू आर वॉचिंग माई अर्लियर वीडियोज़ इन अर्लियर चैप्टर्स। पास तो होना ही है, एकदम होना है। अभी तुम्हारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 11th मार्च को है पेपर, सो यू हैव टाइम ऑन योर साइड। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, कम ऑन। तुम लोग सब इंटेलिजेंट हो, बिलीव इन दैट, एंड उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? सो डोंट एवर लूज होप। कभी कोई सम में अटक जाओ तो यू कैन ऑलवेज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, ओके? एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट, ओके? सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब हम लोग कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किए थे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ द फर्स्ट सेगमेंट। एनपीबीटी कैलकुलेशन हो गया हमारा, वर्किंग नोट। उसके बाद हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किया है, जिसमें हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट बना लिया है। अब हम जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इज़ द नेक्स्ट, और उसका फॉर्मेट अगर तुमने देखा है, लर्न किया है, एक बार समझ भी लो, जल्दी से लर्न हो जाएगा। सो बेसिकली investing activities are related to what? ये हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, उसका परचेज और सेल, उसमें पैसा आएगा जाएगा। अगर हम कुछ एसेट्स खरीदेंगे तो हमारा कैश आउटफ्लो होगा, एंड इफ वी सेल ऑफ एसेट्स वील हैव कैश इनफ्लो। तो जो भी एसेट्स टैंजिबल या इनटैंजिबल, मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ओके, फर्नीचर, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, गुडविल, पेटेंट्स एक्सेट्रा, ये सब भी जो भी है, परचेज एंड सेल, ये सब हम दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर में। तो सबसे पहले आ जाएगा परचेज ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। परचेज है तो ये हो जाएगा आउटफ्लो, ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि हम सारा नेगेटिव फिगर्स ब्रैकेट में डिनोट कर रहे हैं, राइट? एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऐसा ही दोनों, टैंजिबल इनटैंजिबल, ये हो गया इनफ्लो, क्योंकि हम कुछ अगर एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, राइट? दिस इनफ्लो एंड आउटफ्लो, एंड एनी अदर एक्सपेंस रिलेटेड टू इट भी अगर कुछ है तो हम उसको इधर से ही प्लस या माइनस कर लेंगे। नाउ नेट प्रोसीड्स निकालेंगे इसमें से। ऑल्सो परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट किया ना हमने, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के अंडर में एक हेडिंग है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो उसका भी अगर परचेज एंड सेल है तो आएगा, तो अलग अलग लिख लेते हैं। तो परचेज हो जाएगा अगेन आउटफ्लो, एंड सेल ऑफ एनसीआई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी हो गया, ये हो गया तुम्हारा इनफ्लो। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट्स तो आने ही है, प्लस फिक्स्ड एसेट्स आने, ठीक है? तो परचेज एंड सेल ये हो गया कैपिटल मूवमेंट मेजर जो हो गया। अब सोचो कि तुमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, सॉरी। तो इन दैट केस तुमको कुछ इनकम भी तो आएगा इन्वेस्टमेंट से, राइट? तो इनकम आएगा इन द फॉर्म ऑफ से डिविडेंड्स, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, या आपने ये डिविडेंड्स रिसीव्ड है ना, अगर तुमने इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड मिले, पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश, राइट? सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऑब्वियसली अगर तुमने सोचो कहीं और इन्वेस्ट किया डिवेंचर्स में या किसी को लोन दिया है, ठीक है, ये भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो गया काइंड ऑफ, बिकॉज इट विल अर्न यू इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट रिसीव, ये सारे इनफ्लो है। ऑल्सो इफ यू हैव अ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग है तुम्हारी, उसको तुमने रेंट पे दे दिया, यू लेट इट आउट ऑन रेंट, you will earn the rent. That rent received is also an income, and income from investing activity, ठीक है? तो ये जो तीन है, ये है तुम्हारे इनकम्स रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट्स।
सो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो में आ जाएगा। बस इतना ही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सो हार्डली एनीथिंग। सो जो भी याद रखना है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट से जो आएगा इनफ्लो आउटफ्लो, और इनकम रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। अगर इन तीनों को हम क्लब कर दें तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी दिया रह सकता है सब में, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे इनकम ही है। आ गई बात समझ में? इजी है ना? ओके, तो ये नोट कर लो जल्दी से, ताकि ये तुम्हारे पास रहे। तुम्हारे फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है, बट नोट कर लोगे तो दिमाग में भी बैठ जाएगा। ना, इसके बाद तीसरा सेगमेंट क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो ये अगर ये डेटा दिया हुआ है सिंपल तो कुछ नहीं, इसमें से कभी कभी थोड़े अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, या इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट। तो इसमें क्या करना है वो देखना है। तो उसका छोटा छोटा हम सम लेंगे और उसी सम के हिसाब से हम तुम्हें तीनों मेथड बता देंगे। कुछ टेंशन नहीं, आराम से देखो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सम्स आ सकते हैं द फुल लेंथ स्टेटमेंट और अलग अलग से, कि सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालो या सिर्फ ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग निकालो, तो ये आराम से मैनेज हो जाएगा। ट्रस्ट मी एंड वील गेट टू इट। चलो एक सम लेते हैं जल्दी। हम सबसे पहले स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट से, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख ऑन 31/3/21 एंड 31/3/22 को कितना है? 1,20,000। इग्नोर वट एवर आई हैव रिटन बिलो दिस। अगर सिर्फ ये देखो कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 21 प्रीवियस ईयर हुआ और 22 अभी करंट ईयर हुआ, तो पिछले साल से अभी 1 लाख से 1,20,000 हो गया है, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी एसेट बढ़ा है, इसका मतलब ये होता है कि एसेट परचेज किया होगा। बढ़ेगा कब? जब परचेज करेंगे। हाँ, जब सेल ऑफ होता है इन्वेस्टमेंट्स के केस में भी रिड्यूस हुआ है, मतलब सेल हुआ है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स जब करेंगे तो तुमको ये समझना है कि फिक्स्ड एसेट्स का जब वैल्यू गिरता है, अगर ओपनिंग से एंड में सिर्फ दिया है कि रिड्यूस हुआ है, तो वो डेप्रिसिएशन भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में क्या है? व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इट शोज अ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज है तो परचेज। बट इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है। तो ये जो 20,000 है वो सिंपली हम उसको परचेज नहीं कंसिडर कर सकते हैं। चलो पढ़ते हैं। During the year, Buy Limited purchased investments costing 50,000. ओ, तो देखो परचेज तो दिया ही हुआ है कि कितने का परचेज हुआ। ये तो स्ट्रेट अवे तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट? एंड सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट्स एट 20% लॉस ऑन बुक वैल्यू। सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट्स, कितने इन्वेस्टमेंट्स भाई पता नहीं, पता होता तो उसका 20% लॉस निकाल लेते, माइनस करके हम दिखा लेते हाँ भाई इतने में बेचा तो कैश इनफ्लो इतना है इन्वेस्टमेंट के सेल से। तो अब क्या करें? तो अभी देखो एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट कैसा दिखेगा ये देख लो जल्दी से। ये है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। हर अकाउंट का यहाँ डेबिट और क्रेडिट होता है भाई, है ना? तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। एसेट्स का रूल पता है कि जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड बढ़ता है, जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये अगर मुझे पता है तो ये ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? ये ओपनिंग बैलेंस कौन सा साल के स्टार्टिंग में कितना था मेरा? 1 लाख, पिछले साल का बैलेंस। ऑल एसेट्स विल स्टार्ट विद अ डेबिट बैलेंस, तो इसको लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ तुम्हारे समझने के लिए, तुम्हें लिखना नहीं है, ये सिर्फ तुम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, मतलब डन, तुम्हें पता है कि बैलेंस किधर आना है। ओके, देन वी हैव परचेज। ये एसेट बढ़ेगा कब? जब परचेज होगा। परचेज कितना है? 50,000। तो ये 50,000 मेरे पास 1 लाख का पहले से था इन्वेस्टमेंट, नाउ वी हैव परचेज अनदर 50,000, सो इट इज इंक्रीजिंग। यार व्हाट विल आई राइट हियर? टू बैंक। जब खरीदेंगे तो बैंक से पैसा जाएगा। देखो ये कैश आउटफ्लो है, दिस इज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ब्रैकेट में अभी जो लिखा है जरूर लिख लो,
अभी समझ में आएगा। और किसी सम में क्या होता है, देखो इस सम में तो परचेज दिया हुआ, किसी सम में सेल का वैल्यू दिया रहेगा तो परचेज निकालना है। अभी परचेज दिया है, हमें सेल वैल्यू निकालना है, तो ये पता होना चाहिए कि किधर कौन सा आएगा, डेबिट क्रेडिट। तो ये हो गया परचेज। अब मेरे को और क्या पता है, पता नहीं, कुछ तो सेल हुआ होगा। जब भी एसेट सेल होता है तो इस साइड आता है, क्यों? क्योंकि एसेट कम हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में आएगा। और वो आता है बाय बैंक, ये है सेल वैल्यू आएगा, जितने पे मैंने बेचा वो वैल्यू यहाँ पर आएगा। अब या तो मैं बुक वैल्यू पे बेच दूं, मैंने 100 का चीज 100 में, अगर डिस्काउंट लॉस में बेचा है तो 100 का चीज 80 में बेचा है अगर, तो 20 रुपए का, 20 रुपीज का, 20 रुपीज का लॉस भी हुआ ना। हिंदी इंग्लिश मिला मिला के बोलने में ना, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल इधर आ जाएगा। ये दोनों मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन ये जो है वो दोनों मिला के आउट चला गया, ये मुझे पता है। उसके बाद बैलेंस कैरीड डाउन, ये मतलब ये है क्लोजिंग बैलेंस, जो कि हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। स्टार्ट यहाँ हुआ है ना, क्लोज यहीं पे होगा। एसेट का इधर इधर कैरी डाउन नहीं हो सकता, हमेशा डेबिट साइड ज्यादा रहेगा क्रेडिट साइड से। या तो बैलेंस क्लोज हो जाएगा 0-0, डेबिट क्रेडिट इक्वल, और या फिर डेबिट ज्यादा रहेगा और क्रेडिट कम रहेगा नेसेसरीली, कोई अदर ऑल्टरनेटिव नहीं। मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा था बैलेंस शीट में, 1,20,000। मतलब भाई सुन लो, समझ लो कि ये ओपनिंग था 1 लाख, अभी 50 ऐड हो गए, 1,50,000 हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से तो यहाँ पे, बट 1,20,000 क्यों है? क्योंकि 30 और कम पड़ गया। कैसे 30? ये 1,50,000 है ना, इसमें से 1,20,000 माइनस कर दो, तो ये दोनों मिला के समझ लो ये 30 होगा। मतलब जितने का मैंने इन्वेस्टमेंट सेल किया है उसका बुक वैल्यू कितना है? 30,000। एसेट जब बेचते हैं तो उसका बुक वैल्यू आउट कर देते हैं, बिकॉज जितना बुक वैल्यू है वो पूरा ही हमको दिखाना है कि एसेट चला गया ना, तो बुक्स में से हटा देना, तो बुक वैल्यू हटाना है। तो टोटल बेसिकली 30 का हमारा बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बेच चुके हैं, लेकिन 30 पे तो नहीं बिका, 20% लॉस पे बिका। तो 20% लॉस कितना हुआ? इस बुक वैल्यू का 20%, 20% ऑफ 30,000 कितना होगा? 6,000। ये जो 6,000 है लॉस है, तो ये लॉस में डाल देते हैं। और कितना मिला होगा? 30 माइनस 6, 24,000। समझ गए? तो परचेज हो गया यहाँ पे, ओपनिंग परचेज, यहाँ क्लोजिंग आएगा, ये तो फिक्स हो गए यहाँ तीनों के। अब ये जो थे, ये जो बैलेंसिंग फिगर था, ये आ गया मेरा सेल का वैल्यू, मुझे ये मिल गया। ठीक है, अगर बोलता बुक वैल्यू पे बेच दे या फिर कुछ नहीं बोलता कि एसेट बस बेचा है बस, तो 30,000 यहाँ पे दिखा देते बाय बैंक। और अगर प्रॉफिट पे बोला होता तो ठीक है, तो अब देखते हैं, ये पहले समझ लो। ठीक है, वो मैं प्रॉफिट वाला भी बता देती हूँ यहाँ पे। तो अब मुझे बताना है क्या? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में मेरे पास यहाँ से क्या क्या फिगर्स जाएंगे ये बताओ। सबसे पहले ये बैंक परचेज हो रहा है ना, कैश आउटफ्लो दिखाएंगे, और ये बैंक ये वाला ये इनफ्लो है। बस इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाना, और क्या दिखाना है यार? तो आप दिखाओगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और यहाँ पे परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स या इन्वेस्टमेंट लिख लो। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 50,000 ब्रैकेट में दिखाना भाई, नेगेटिव फिगर्स। एंड सेल ऑफ एनसीआई 24,000 इनफ्लो। नेट कितना हुआ? 26,000, और ब्रैकेट में क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो कम है, सो दिस इज नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 26,000 ब्रैकेट। ले लो स्क्रीनशॉट और या नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है ना बहुत जरूरी है। अब इसका वेरिएशन हम बोल रहे हैं ना, कि इसको
क्या करना है, अगर बोलता कि प्रॉफिट पे बेचे, तब सपोज इट वाज गिवन इन्वेस्टमेंट्स were sold at 20% प्रॉफिट, तब क्या होगा, कैसे पता चलेगा ये? तो चल अब देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, लॉस हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं, हम आ जाते हैं जो जो मुझे दिया हुआ उसी पे वापस बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, ये था मेरा ओपनिंग बैलेंस, परचेज और ये क्लोजिंग बैलेंस। सपोज ये बोल दिया होता है इन्वेस्टमेंट पे सोल्ड एट अ प्रॉफिट 20% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किधर दिखाते हैं हम लोग, यहाँ इस तरह, लॉस यहाँ दिखाते हैं ना, तो यहाँ दिखाएंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पता नहीं है मुझे, एक्स डाल दूंगा अभी, तो ये तीनों मिलाकर जो भी आता 1,50,000 से ज्यादा ही आता, माइनस 1,20,000 करते, तो यहाँ पे क्या आता, ये जो बैंक आएगा जो हम सेल करेंगे, सेल वैल्यू विल बी x प्लस द अमाउंट रिसीव, जो भी हम मिला मुझे। ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब क्या भाई, बुक वैल्यू से ज्यादा, अगर बुक वैल्यू 10,000 है और हम बोल रहे हैं प्रॉफिट 2,000 पे बेचे, तो 12,000 पे बेचे ना, तो उस पे एनीथिंग मोर देन बुक वैल्यू, तो x अगर प्रॉफिट है तो बुक वैल्यू ही आएगा यहाँ पे, ये जो बुक वैल्यू है एसेट का, और यहाँ x और x, तो x और x कटो, डेबिट क्रेडिट को काटो, अभी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, सिंपल बात है, 1,50,000 यहाँ पे है ना, माइनस 1,20,000 कर दो, 30,000 आ गया तुम्हारा बुक वैल्यू, x और x इधर कैंसिल, या फिर अगर ऐसे समझना है तो समझ लो 1,50,000 यहाँ पे है डेबिट साइड, प्लस x है, इज इक्वल टू 1,20,000 तो है ही यहाँ पर, और x प्लस बुक वैल्यू है, ये है ना, हाँ, तो ये दोनों x x कैंसिल हुए यहाँ पे, 1,50,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू बुक वैल्यू, बात खत्म, 30,000, बुक वैल्यू आ गया 30,000, तो प्रॉफिट कितना है भाई, 20% ऑफ बुक वैल्यू, 20% ऑफ बुक वैल्यू 6,000, तो 30 प्लस 6 36,000 यहाँ, और 6,000 प्रॉफिट यहाँ, देखो डिफरेंस कितना है, 30 है ना, यही करना है, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ठीक है, तुम्हें ये जो फॉर्मेट है तुम्हें बस पता होना चाहिए, यहाँ पे आएगा ओपनिंग, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग, यहाँ पे आएगा परचेज, यहाँ पे आएगा सेल, लॉस आएगा तो क्रेडिट में, प्रॉफिट होगा तो डेबिट में, बस, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। तो इसको अगर अच्छे से समझ लोगे तो इन्वेस्टमेंट्स का आराम से एडजस्टमेंट्स कर लो, और ये दिखा दोगे फिगर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, करेक्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा, यहाँ पे अब आउटफ्लो में जाएगा 50,000, इनफ्लो में जाएगा 36,000, ठीक है, हो गया, ये सिंपल है ना, ठीक है, अगर कुछ भी है ऐसा जो नहीं समझ में आता, प्लीज फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट्स, ओके, पुट योर क्वेश्चन, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व दोस डाउट्स। अब हम जाते हैं, एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जिसमें हम अच्छा इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड ही लेते हैं, और इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ क्या हो सकता है, कभी कभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी है, डिविडेंड दिया है वो भी दिया रहेगा, तो उसको भी कभी कभी कैलकुलेट करना रहता है, तो वो वाला कैलकुलेशन के लिए एक सम ले लेते हैं जल्दी से, कैसे निकालेंगे इनकम। लो भाई, ये आ गया तुम्हारा सम, इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं, एक आध चीज और भी है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ओके, नाउ लैंड इज गिवन 16 lakhs ऑन विच डेट, 31/3/22, देखो इस बार 22 पहले 21 बाद में, तो ये डेट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कौन सा करंट ईयर है कौन सा प्रीवियस ईयर है, कोई भी पहले बाद में दिया रह सकता है, ओके, सो डोंट बी अंडर दिस कंफ्यूजन कि पहले प्रीवियस का दिया रहेगा या करंट ईयर का या वाइस वर्सा, खोलो आंख अच्छे से और पढ़ो। देन तो इसका क्या मतलब हुआ पहले बताओ, पिछले साल लैंड 6 लाख था, अभी 16 लाख दिख रहा है,
और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सम यहाँ खत्म है। तो कोई एसेट बढ़ता कब है? करेक्ट, सुन गया, परचेज किया तब, करेक्ट। दैट मीन्स वी हैव परचेज लैंड वर्थ हाउ मच, द डिफरेंस ऑफ दीज टू, 10 लाख का लैंड खरीदा हमने, तो हम क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज ऑफ लैंड, इनफ्लो या आउटफ्लो बताओ जल्दी, परचेज है, गुड, परचेज है, आउटफ्लो है, ब्रैकेट में डालो 10 लाख, है ना, जीरो का इधर उधर नहीं होना चाहिए, बहुत बार होता है एक जीरो खा लिया हमने बस और हमको लड्डू आ गए वापस। ठीक है, नाउ 10 लाख हो गया इंक्रीज, परचेज, आउटफ्लो, कैश गया, एसेट बढ़ा, कैश गया, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लास्ट में आएंगे। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख था पहले, अब हो गए 3 लाख, फिर से एसेट बढ़ गया, फिर से परचेज किया हमने, कितने का डिफरेंस कितना है? 1 लाख। सो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3 lakhs माइनस 2 lakhs आ गया। गुडविल, गुडविल कैसा एसेट है भाई? इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में टैंजिबल इंटैंजिबल सब आते हैं। तो ये कर लो, अभी ये इंक्रीज हुआ, अगेन दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज जब होता है गुडविल, डेफिनेटली परचेज, अक्वायर्ड गुडविल है, बिल्कुल आएगा। 80,000 माइनस 15,000 कितना आया? 65,000। तो कोई भी एसेट बढ़ रहा हो, चाहे वो टैंजिबल हो, इंटैंजिबल हो, परचेज, ठीक है। नाउ कम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ये देखो, ये बड़ा काम का चीज है, यहाँ पे 10% भी बोला हुआ है। ये 10% क्या है? 10% है इस पे रिलेटेड इंटरेस्ट या इनकम या डिविडेंड, जो भी हो, इतना रिटर्न्स आना है मेरे इन्वेस्टमेंट्स में। मैंने इन्वेस्टमेंट अपना पैसा कहीं रखा है तो वो 10% मेरे को इनकम अर्न करके देगा, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि अगर जहां मुझे ये बता दिया सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता तो हम क्या देखते हैं? परचेज सेल हुआ कि नहीं। यहाँ ये रेट दे दिया, इसका मतलब मुझे इनकम में भी कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ये कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले देखो भाई, परचेज हुआ कि सेल, वो तो डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे था 4 लाख, अब हो गए 2,50,000, मतलब सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख से हो गया 2.5 लाख। So 1,50,000 is inflow from sale of investments. That done. Coming to income from investments, ये भी मेरा inflow है। अब ये बताओ, ये 10% तो ठीक है, यहाँ पे तो 2.5 लाख भी है, 4 लाख भी है, मुझे पता कैसे चलेगा 10% किसका लेना है? देखो, अब कभी भी सम में तुम्हें सिर्फ ये दिया हुआ है, ये दो अमाउंट्स, दैट मीन्स साल भर में कुछ चेंज हुआ। अब कब हुआ? सम में पढ़ लो, अगर डेट दे दिया है, द डेट इज गिवन फॉर द परचेज और सेल, व्हाटएवर इज हैपनिंग, वी विल हैव टू वर्क अपॉन बेस्ड ऑन दैट डेट। लेकिन इस सम में कुछ नहीं दिया है, तो जब कुछ नहीं दिया है तो मुझे इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही है, इनकम कैसे करें? कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा। अज्यूमिंग जो भी हम अज्यूम करें, हो रहा है ना परचेज, ऐसे लास्ट डे पे अज्यूम कर लो 31 मार्च 2022 को हो रहा है, जो भी हो रहा है यहाँ पर, जो भी मतलब परचेज एंड सेल ऑफ एसेट, तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स तुम अज्यूम बोलोगे हम 1 अप्रैल कर लेते हैं, साल के बिगिनिंग में कर लेते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन नोट लिख देना जरूर, जो अजम्पशन कर रहे हो यूजुअली, क्योंकि हम एंड ऑफ द ईयर ही लेते हैं, क्रिएट्स लेसर हैसल्स, तो वो कर लेते हैं, अगर नहीं तो भी, लेकिन जो भी अज्यूम कर रहे हो लिखना जरूरी है, क्योंकि अजम्पशन है, कोई कुछ भी अज्यूम कर सकता है। तो ये सेफ साइड में रहने के लिए जरूर से अजम्पशन लिख देना कि आई एम अज्यूमिंग दैट दिस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हैपेंड ऑन 31 मार्च 2022, साल के एंड में हुआ है। मतलब साल भर इन्वेस्टमेंट्स कितना था मेरा?
4 लाख था ना, बेचा लास्ट डे में, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट था? 4 लाख। इनकम कितने पे मिलेगा? 4 लाख जितने का इन्वेस्टमेंट था। ऑलराइट, सो इफ आई एम अज्यूमिंग, आई एम राइटिंग अ नोट, assuming investments were sold on 31/3/22 एंड में। अब इस नोट को आप नीचे भी लिख सकते हैं भाई, क्यों, लेकिन भूल जाओगे, यहीं पे डाल दो, ठीक है। उसका कैलकुलेशन 10% ऑफ 4 लाख कितना? 40,000। ये हो गया मेरा इनकम। अब हम इन सब को ऐड करके यहाँ पे निकालेंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग या फिर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस ये करना बाकी है, कर लेते हैं इसको। 10 लाख, 1 लाख, कितना हुआ? 11 लाख। 11 लाख पर 65,000, 11,65,000 यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, सारे नेगेटिव है। पॉजिटिव कितना है? 1,90,000, 1,90,000। चलो इसको जल्दी से मुझे बताओ कर। ये आ गया 9,75,000। ऑब्वियसली नेगेटिव होगा बिकॉज नेगेटिव ज्यादा है यहाँ पर। सो लिखो यहाँ पे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, तो क्या क्या हमने यहाँ पे सीखा? कोई भी इंक्रीज डिक्रीज, चाहे टैंजिबल इंटैंजिबल हो, उसको यहाँ पे परचेज या सेल दिखा लेना है पहले। और इनकम पे अगर यहाँ पे रेट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, तो मुझे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ सेल या परचेज के हिसाब से। नहीं दिया है तो अज्यूम कर लेंगे कि हमने साल के एंड में जो भी हो रहा है परचेज या सेल किया है, उसके हिसाब से साल के बिगिनिंग में जो फिगर था वही था एंड तक, बस उस पर हमने ले लिया इंटरेस्ट, ठीक है। तो इनकम हो गया मेरा 40,000। बस ये करना है। अगर आपको मन है कि आप अज्यूम करें कि ना हम बिगिनिंग में ही बेच दिया मैंने, तो बिगिनिंग में बेच दिया तो भाई साल भर कितने बचे तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट? 2.5 लाख, राइट। So you had 2,50,000 if you're assuming that the sale happened on the beginning, the 1st of April 2021. तो उस दिन अगर किया तो 10% ऑफ 2,50,000 इज योर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। 25,000 लिख दो यहाँ पर, बस ऐसे चेंज हो जाएगा। लेकिन प्लीज 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 डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द assumption because both options are equally good. Okay, the council does not insist on assuming a particular thing here. तो ये आपका चॉइस हो गया। ये इन्वेस्टिंग में बड़ा आराम से हो गया। एक और इन्वेस्टिंग का वीडियो लेंगे, तब तक के लिए कृपया प्रैक्टिस करते रहे। जितना वीडियो में कराया है वो कॉन्सेप्ट्स अगर इतना समझ लोगे, उससे बेस्ड कुछ सम्स कर लोगे, तो भी इन दिनों में हो जाएगा कंप्लीट तुम्हारा। तो प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम। ओके, कीप मी सब्सक्राइब्ड बिकॉज you need to get the notifications whenever I post the video. तो नेक्स्ट वाला इन्वेस्टिंग वीडियो भी जल्दी से हम डाल रहे हैं, और तब तक टेक केयर, बाय बाय।